हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया सब लोग घर पे। आज हम लोग अगला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का अगला टॉपिक बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको पता होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आइस रखा है, रूम पे आइस रखा है, तो क्या करेगा? आइस पिघलेगा, मेल्ट करेगा। अपने मेल्ट करेगा कि मेल्ट कराना पड़ेगा? अपने मेल्ट करेगा गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे। तो जो प्रोसेस अपने आप हो, मतलब आइस का मेल्ट होना रूम टेम्परेचर पे अपने आप हो रहा है, तो वह मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, पानी को कहीं हाई एल्टीट्यूड एरिया पे रखिए, हाई एल्टीट्यूड एरिया पे पानी को, तो हाई एल्टीट्यूड एरिया पे पानी रखिएगा तो किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरिया टू लो एल्टीट्यूड एरिया इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपने आप हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर तो अपने आप एवोपरेट करे, चाहे गर्मी का मौसम ठंडा का मौसम हो, हमेशा एवोपरेट करेगा। इज एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वाटर अगर हाई प्रेशर पे है तो हाई प्रेशर से किधर मूव करेगा? लो प्रेशर की तरफ अपने आप मूव करेगा। तो इस मूवमेंट को भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। मतलब क्या समझिए, अगर इसको लिखना चाहे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कॉपी में लिखना है आप लोग को, और कॉपी लिखने के बाद उसको हम कॉपी को भेजना भी है कि आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया। पिछला वीडियो में बहुत लोगों ने नोट किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया है। जो नहीं किया वो वापस भेजना है हम लोग को, तभी तो समझ आएगा कि आप देख रहे हैं। वरना भाई 10-20 लोगों को हम भेज रहे हैं, बाकी लोग नहीं भेज रहे हैं, तो कैसे समझ आएगा कि आपने देखा कि नहीं देखा? चलिए, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर लिखना है तो कॉपी में लिखिए कि द प्रोसेस विच अकर इटसेल्फ इन ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब वह प्रोसेस जो गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे अपने आप होगा, उस प्रोसेस का नाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल लिखना, एग्जांपल में मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरिया टू लो एल्टीट्यूड एरिया, evaporation of water, साथ ही साथ फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह का होगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, लिखना है। पहला, सम प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर्ड इनिशिएशन, मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें शुरुआत करने का जरूरत नहीं हो। जैसे आइस रखे थे तो क्या मेल्ट करने से पहले डंडा मारना पड़ रहा था? नहीं, मतलब अपने आप हो रहा था, मतलब नो रिक्वायर्ड एनी इनिशिएशन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कुछ प्रोसेस ऐसा है जो अपने आप नहीं होगा, एक बार शुरुआत कराइएगा फिर से होगा। यानी सेकेंड आप लिखिए कॉपी में, द प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी इनिशिएशन, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया द प्रोसेस विच रिक्वायर्ड इनिशिएशन, जैसे घर में गैस जलाए, यानी पहला हो गया द प्रोसेस विच रिक्वायर्ड नो एनी इनिशिएशन। दूसरा हो गया द प्रोसेस विच रिक्वायर्ड इनिशिएशन इज आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे घर में गैस जलाए, तो घर में अगर गैस जलाए तो शुरुआत करने के लिए आपको तो भाई एक बार गैस जलाना पड़ा, लेकिन लगातार तो जलते रहता है, ऐसे थोड़ी बार बार टिक टिक करना पड़ता है कि जलाना है। तो वो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। जितना भी कंबशन प्रोसेस, जलाने में शुरुआत में जलाना पड़ता है, लेकिन एक बार जला तो लगातार जलते रहता है, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल लिखे। अब सवाल है कि स्पॉन्टेनियस, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, कैसे डिसाइड करें? कौन सा फैक्टर डिसाइड करता होगा? तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिसाइड करने का दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है एंथैल्पी, और दूसरा फैक्टर है एंट्रोपी। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो समझिए, अब एंथैल्पी कैसे डिसाइड करता है? कोई एक फैक्टर से कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। पहला फैक्टर कैसे अगर डिफाइन करता है, तो पहला फैक्टर में हम समझेंगे। तो पहला फैक्टर एंथैल्पी में देखिए, एंथैल्पी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट समझाते हैं केवल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे सपोज करिए कि कोई प्रोसेस है ए से बी,
और इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब सपोज करिए क्या नेगेटिव है, मतलब कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मतलब रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। तो इसको एग्जांपल्स लेते हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी 100 जूल अगर है तो प्रोडक्ट का एनर्जी कितना होगा, 80 जूल होगा। मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं लेस एनर्जी मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो आप सबको पता है कि कोई भी फिनोमेना किधर से किधर शिफ्ट होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ शिफ्ट हो। तो अपने आप चाहेगा कि ए से बी में शिफ्ट हो, और इसको मदद कौन कर रहा होगा, एनर्जी वाइज। और जो एनर्जी मदद करे मतलब कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होगा उसमें प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब एंथैल्पी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वह एंथैल्पी उस रिएक्शन को फेवर्ड करेगा, ध्यान रखिएगा, नॉट स्पॉन्टेनियस करेगा। स्पॉन्टेनियस दोनों मिलकर डिसाइड होगा, अकेले कोई फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, ना एंट्रोपी डिसाइड कर सकता है ना एंथैल्पी डिसाइड कर सकता है। मतलब एंथैल्पी जिस रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होगा एंथैल्पी उस रिएक्शन को फेवर्ड करेगा। वही अगर हम बात करें दूसरा कि कोई रिएक्शन अगर सपोज करिए सी से डी, यहाँ पे देखिए कोई रिएक्शन सी से डी है और सी से डी इंडोथर्मिक अगर है मतलब पॉजिटिव है, तो इंडोथर्मिक में क्या होगा जी, रिएक्टेंट का एनर्जी अगर 100 जूल हो तो प्रोडक्ट का एनर्जी इंडोथर्मिक में क्या होगा भाई, 100% इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा तो भाई 300 जूल हो गया। इसका मतलब है प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया जी, लेस स्टेबल। तो बताइए लेस स्टेबल है तो कभी भी यहाँ पे क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। तो क्या एंथैल्पी कभी चाहेगा कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ शिफ्ट हो, मतलब एंथैल्पी कभी भी रिएक्शन को नहीं चाहेगा कि सी से डी हो, मतलब एंथैल्पी यहाँ पे अनफेवर्ड होगा, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो एंथैल्पी की मदद से हम लोग समझ गए कि कोई रिएक्शन को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब चाहेगा कि नहीं हो, अपने हो या ना हो। लेकिन स्पॉन्टेनिटी नहीं पता चले, स्पॉन्टेनिटी के लिए दोनों फैक्टर समझना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए एंथैल्पी तो समझ गए। अब सवाल है कि भाई अगर एंट्रोपी में हम लोग बात करें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि एंट्रोपी, समझना पड़ेगा हम लोग को कि एंट्रोपी होता क्या है। पहला चीज एंट्रोपी का चेंज कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी तो हम लोग होता क्या है चेंज निकालने सीख गए हैं, तो हम लोग एंट्रोपी पहले होता क्या है, इसका किसी रिएक्शन या किसी सिस्टम के लिए चेंज कैसे निकालेंगे, और कैसे डिसाइड करेंगे कि यह रिएक्शन को फेवर्ड करेगा या अनफेवर्ड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी समझते कि एंट्रोपी है क्या। देखिए सबसे पहला पॉइंट एंट्रोपी में जरा समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब आपको पहले भी बताया है कि वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे। मतलब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहेगा कि कैलकुलेट करिए एंट्रोपी, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना मोल का, क्योंकि 1 मोल का जितना एंट्रोपी होगा 2 मोल का एंट्रोपी उससे दुगना होगा, 3 मोल का उससे तिगुना होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा ये आपका स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन क्या है जरा सोचिए, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी पहले बताया है, दिमाग पर जोर डालिए। तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल और फाइनल सेम रहे तो इनिशियल और फाइनल जाने का पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। याद आ रहा है। और जो प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होता है उसका हमेशा चेंज वैल्यू निकालते, एस नहीं निकालते, ऑलवेज डिटरमाइंड चेंज वैल्यू। इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि एंट्रोपी निकालिए तो आप अंडरस्टूड मान लीजिएगा कि चेंज निकालिए, डेल्टा एस हो रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहा तो इनिशियल से फाइनल चाहे जिस पाथ से पहुंचाइए डेल्टा एस सेम रहेगा। एक एग्जांपल देते हैं, एंथैल्पी में भी एग्जांपल दिए थे, आइस को वाटर वेपर, आइस -10 डिग्री सी पे है और वाटर वेपर आपका 100 डिग्री पे है। इस पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी निकालना है अगर, तो हमारे पास कोई ऐसा आगे पढ़ने के बाद भी एंट्रोपी कंप्लीट भी हो जाएगा, तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्टली जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो, फेज भी बदल जाए और स्टेट भी बदल जाए, उस पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी निकालने का सिस्टम नहीं है। हम समझा रहे हैं स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल स्टेट यहाँ है, फाइनल स्टेट यहाँ है। आप चाहे एक बार में कन्वर्ट करिए, तोड़ तोड़ कन्वर्ट करिए, एंट्रोपी चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टेट फंक्शन है। तो ऐसा कोई कभी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम इसको डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम बदल बदल के लाएंगे।
आइस ही है, लेकिन आइस क्या है कि -10 डिग्री से हम लोग 0 डिग्री पे पहुंचा है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, देखिए क्या चेंज हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है। तो आगे हम सिखाएंगे कि इंट्रॉपी टेम्परेचर चेंज होने से कैसे चेंज होता है। तो इस प्रोसेस में इंट्रॉपी हम S1 निकाल लिए, पहला पाथ। फाइनली पहुंचाना यही है, लेकिन पाथ ऐसे है। अब आइस से हम लोग क्या किए, यहाँ H2O लिक्विड पहुंचा दिए, ये भी कितना पे है, 0 डिग्री पे। तो आइस है, वाटर यहाँ लिक्विड पहुंच गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, केवल फेज चेंज हुआ। तो आगे हम बताएंगे कि केवल अगर फेज बदलता हो, टेम्परेचर नहीं बदलता हो, उस दौरान इंट्रॉपी निकालने का तरीका क्या है। तो इस दौरान इसका इंट्रॉपी हम निकालेंगे, डेल्टा S2। अब यहाँ से यहाँ पे H2O लिक्विड ही है, लेकिन यहाँ 0 डिग्री और यहाँ क्या है 100 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री है, यहाँ क्या है, तो यहाँ लिक्विड है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आगे सिखाएंगे टेम्परेचर चेंज होने के कारण इंट्रॉपी क्या होगा, इसका S3। अब यहाँ से यहाँ देखिए क्या चेंज हो रहा है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ वेपर है, टेम्परेचर सेम है, फेज बदल रहा है, इसका इंट्रॉपी हम लोग S4 निकालेंगे। तो आप गौर करिए, तो एक डायरेक्टली इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, डायरेक्टली निकालिए आप इस पाथ से चलिए, तो पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए इंट्रॉपी आप निकालना चाहिएगा। तो डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4 सबके सम के बराबर होगा। स्टेट फंक्शन है, इसको दूसरे शब्द में भी लिख सकते हैं आप। दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं, दूसरा तरीका लिखने का है कि आइस को अगर हम A मान लें और इसको स्टेट B मान ले, इसको स्टेट C मान ले, इसको D मान ले, इसको हम लोग E मान ले। अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा कोई रिएक्शन A से B, मतलब A से B का मतलब यहां से यहां, इसका एंट्रोपी डेल्टा S1, B से C इसका एंट्रोपी डेल्टा S2, C से D इसका एंट्रोपी डेल्टा S3 और D से E इसका एंट्रोपी डेल्टा S4। सबको सम करिए, कैंसिल होगा। तो आपको हम पहले भी सिखाया है कि रिएक्शन सम होने के बाद जो नया रिएक्शन होगा तो B और B कैंसिल, C और C कैंसिल, D और D सीधे A से E आएगा, मतलब A से E आया। तो रिएक्शन सम करने के बाद जो नया रिएक्शन आएगा A से E, उसका जो इंट्रॉपी होगा सबका सम होगा। जो प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है, तो रिएक्शन को सम करने से सम होता है ना, तो फाइनल रिजल्ट आपका यही आएगा, आपका है कि नहीं। तो ये आपको हम समझाया कि इंट्रॉपी क्या है, वो नहीं समझाया, हम समझाया कि इंट्रॉपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है और स्टेट फंक्शन का मतलब समझा रहे। अब सवाल उठता है कि इंट्रॉपी होता क्या है। तो आप समझिए इंट्रॉपी क्या है, इसको कॉपी करिए, फिर हम इंट्रॉपी होता क्या है समझाते हैं आप लोग को। इंट्रॉपी होता क्या है, देखिए इंट्रॉपी ना लिखना भी है, लिखेंगे फिर समझेंगे। इंट्रॉपी लिख लीजिए लाइन, फिर समझेंगे। इंट्रॉपी मेजर डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। मोर डिसऑर्डर और मोर रैंडमनेस, मोर द इंट्रॉपी। लेस डिसऑर्डर, लेस रैंडमनेस, लेस द इंट्रॉपी। लिख लिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मोर डिसऑर्डर, मोर डिसऑर्डर, मोर इंट्रॉपी। मतलब अगर डिसऑर्डर ज्यादा हुआ तो इंट्रॉपी ज्यादा होगा। डिसऑर्डर कैसे समझेंगे, तो समझने के लिए देखो, डिसऑर्डर समझना है तो जैसे आप प्लेइंग कार्ड सब लोग देखे होंगे। प्लेइंग कार्ड अगर नया हो, देखने में प्लेइंग कार्ड अगर नया हो तो IJ के जितना होगा प्रॉपर अरेंज फॉर्म में होता है, तो बोलेंगे ऑर्डर फॉर्म में है। अगर ज्यादा ऑर्डर फॉर्म में है मतलब इंट्रॉपी कम है, डिसऑर्डर होगा तो इंट्रॉपी ज्यादा होगा, ठीक। वही प्लेइंग कार्ड को मिक्स कर दीजिए तो क्या रहा, ऑर्डर या डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, देखने में कोई फर्क नहीं है, डिसऑर्डर होगा तो कहेंगे इंट्रॉपी बढ़ गया उसका। दूसरा, जैसे अगर आप समझिए कि किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट लीजिए, उसी सब्सटेंस का क्या लीजिए, लिक्विड स्टेट लीजिए, उसी सब्सटेंस का क्या लीजिए, गैस स्टेट लीजिए। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होगा, गैस में। तो इसका इंट्रॉपी, गैस का इंट्रॉपी, जो गैस का इंट्रॉपी होगा वो ज्यादा होगा किससे, लिक्विड के इंट्रॉपी से। ऐसे होगा कि नहीं,
और एक बात और बता देते हैं, गैस का जो एंट्रोपी होगा केवल ज्यादा ही नहीं, बहुत बहुत ज्यादा होगा लिक्विड के एंट्रोपी के मदद से। लिक्विड का जो एंट्रोपी होगा उसके कंपैरिजन में गैस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा। कभी जरूरत पड़ेगा ना कि गैस का एंट्रोपी प्लस लिक्विड का एंट्रोपी, तो गैस का एंट्रोपी के कंपैरिजन में लिक्विड का एंट्रोपी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्यों ज्यादा होगा जी? क्योंकि गैस में रैंडमनेस ज्यादा होगा कंपैरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू सॉलिड। क्योंकि लिक्विड इसमें केवल वाइब्रेशनल मोशन होगा, इसमें वाइब्रेशनल होगा, रोटेशनल होगा, इसमें वाइब्रेशन रोटेशन सारा मोशन होगा, इसलिए इसका रैंडमनेस ज्यादा है। दूसरा और समझिए, जैसे सपोज करिए किसी कंटेनर में मान लीजिए कोई गैस रखा हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर गैस रखा है, इसमें इसका रैंडमनेस सेम गैस को वह बड़ा कंटेनर में रख दिया 10 लीटर में वही गैस, तो इसका रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने से इंट्रोपी बढ़ता है। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर घटेगा तो इंट्रोपी घटेगा। ठीक, अब वॉल्यूम बढ़ने से इंट्रोपी बढ़ने से समझ तो आ रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी आगे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल डेटा निकालने के लिए। अब उसी तरह से टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सोचिए, टेम्परेचर बढ़ाने से भी स्वाभाविक है कि रैंडमनेस बढ़ेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो इंट्रोपी घटेगा। वाह, समझ आ रहा है? अब जैसे समझ रहे हैं हम लोग, अभी तो केवल बता रहे कि इंट्रोपी भाई कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। अब कभी ध्यान रखना और कैसे समझ सकते हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि भाई कभी भी कोई मैक्रो मॉलिक्यूल अगर माइक्रो मॉलिक्यूल में चेंज होगा, माइक्रो, तो हमेशा इस दौरान इंट्रोपी बढ़ेगा। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल अगर छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, जैसे शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा। कोई बड़ा कागज लीजिए, उसको टुकड़ा टुकड़ा काट के छोटे छोटे कर दीजिए तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे यहां देखिए H2, देखिए यहाँ पे ये क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके एटम में चेंज हो रहा है, तो इस दौरान इंट्रोपी क्या हो रहा होगा? मतलब इसका इंट्रोपी S1 होगा, इसका इंट्रोपी H2 होगा, तो इसका इंट्रोपी बढ़ा, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल चेंज टू माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इंट्रोपी इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होगा? दैट इज रिएक्शन के दौरान इंट्रोपी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो अगर कभी चेंज रिएक्शन का निकाले, चेंज क्या होगा? तो चेंज हमेशा प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, तो H2 माइनस S1, तो चेंज वैल्यू, यानी कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव लिखा रहेगा, मतलब चेंज वैल्यू पॉजिटिव लिखा रहेगा, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि रिएक्शन होने के दौरान इंट्रोपी बढ़ रहा है, तो उसका जब चेंज निकाले तो पॉजिटिव आया। उसी तरह से चेंज वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का चेंज नेगेटिव आया, मतलब है कि इंट्रोपी घट रहा है रिएक्शन के दौरान। तो समझ रहे हैं ना सब लोग? सौरभ अगर देख रहा है, सौरभ तो कॉपी भेजा नहीं है, शिवम भी कॉपी भेजा नहीं है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी तक कॉपी नहीं भेजे हैं, लिख करके वीडियो केवल देख लिए हैं या नहीं देखे हैं, कंफर्मेशन कैसे होगा? क्वेश्चंस भेजे हैं, कुछ लोग अब अपना कॉपी भेज दिए, सब लोग कुछ प्रॉम्प्ट है, कुछ लोग एकदम भेज रहे हैं 15 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में देखने के बाद, आधा जितना देर का वीडियो है उसके 10-15 मिनट के बाद तुरंत कॉपी भेज रहे हैं। सब लोग एक्टिव होंगे तभी ना हम लोग भी एक्टिव है, हम लोग अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को भी एक्टिव होइएगा। और सब लोगों को टेस्ट देना है, सैटरडे को टेस्ट है नीट का, सैटरडे को होने वाला है, तो सब लोग, और जेईई मेन का भी टेस्ट होने वाला है, जो लोग जेईई मेन वाले स्टूडेंट हैं, तो टेस्ट को प्रॉम्प्ट दीजिए और उसका रिजल्ट प्रयास कीजिए इंप्रूव करने का। मौका है ये आप लोगों को, छुट्टी, लॉकडाउन, जैसे हम लोगों को क्या है, लॉकडाउन होने से टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग होने का मौका मिल रहा है, तो आप लोगों का भी जो जिनका थोड़ा सा टॉपिक कमजोर था, उसके लिए मौका है कि उसको अपने आप को उसको भजाइए, ये नहीं कि घर पे बैठे लॉकडाउन है आराम कर रहे हैं। अब जब तक आप नहीं करिएगा तब तो सोचिएगा कि आपके बदले कोई दूसरा कोई पढ़ नहीं देगा। आपके लिए हम लोग और हमारा टीम प्रयास में है, जितना संभव घर बैठे हो पा रहा है कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा एंट्रोपी समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। देखिएगा कोई रिएक्शन है, देखिए मीथेन गैस O2, मतलब ये कंबशन वाला लिख रहे हैं अपने से, CO2 गैस, हम लिख दे रहे हैं स्टेट भी 2H2O लिक्विड, ठीक, बैलेंस कर ले रहे हैं गैस। अब गौर करिए,
इस रिएक्शन का हम लोग को डेल्टा एस का साइन चाहिए, वैल्यू तो नहीं चाहिए, वैल्यू तो आगे पढ़ेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे। कभी भी वैल्यू निकालना होगा तो प्रोडक्ट का भी मान लेते, कभी सबका ना इंट्रोप वैल्यू निकालना होगा, ऐसे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, चेंज हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो आप क्या करिएगा भाई, 2 इंटू इंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड, अगर ऐसा दिया हुआ है तब डेटा दे देगा वाटर का इंट्रोपी इतना है, प्लस 1 इंटू इंट्रोपी ऑफ CO2, ये हो गया प्रोडक्ट का, माइनस 1 इंटू इंट्रोपी ऑफ मीथेन, प्लस 2 इंटू इंट्रोपी ऑफ O2, ऐसे लिखा रहेगा, डेटा दे देगा आपको, तो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग अभी एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम लोग केवल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब रिएक्शन होने के दौरान एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, देखिए प्रोडक्ट साइड में देखिए लिक्विड है, गैस है, आपको हम अगर पूरा प्रोडक्ट का एंट्रोपी निकालना चाहते हैं तो CO2 गैस का एंट्रोपी प्लस लिक्विड का एंट्रोपी को सम करना पड़ेगा। लेकिन आपको हम बोले थे गैस के कंपैरिजन में लिक्विड का एंट्रोपी नेग्लिजिबल, तो CO2 का 1 मोल बन रहा है, यहाँ 1 मोल CO2 का एंट्रोपी होगा, और रिएक्टर में देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, 2 और 1 3 मोल, तो 3 मोल का एंट्रोपी गैस का ज्यादा ना होगा 1 मोल से, यानी कि रिएक्टेंट का एंट्रोपी ज्यादा है प्रोडक्ट के एंट्रोपी से, इसका मतलब रिएक्शन होने के दौरान एंट्रोपी घट रहा है। तो इसको ऐसे समझिएगा, इतना मेहनत करके नहीं, अगर किसी रिएक्शन का आप डेल्टा Ng निकाल लीजिए, डेल्टा Ng याद है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट देखिए 1 है, गैसियस कोफिशिएंट जी, नॉट लिक्विड, माइनस रिएक्टेंट का 2 और 1 3, तो चेंज क्या आया जी, -2, मतलब ये क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, तो जिस रिएक्शन का डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव होगा उसका एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होगा, और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा इसका मतलब, एंट्रोपी चेंज होगा नेगेटिव इसका मतलब रिएक्शन होने के दौरान एंट्रोपी, इस रिएक्शन का एंट्रोपी घट रहा, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा। समझिएगा ध्यान से। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि दूसरा एक एग्जांपल और देते हैं भाई कि कैसे निकाल पाइएगा एंट्रोपी। अब देखिए कि कोई दूसरा रिएक्शन है, जैसे सपोज करिए बेंजीन, बेंजीन लिक्विड है, यहाँ पे O2 का कंबशन रिएक्शन, अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी रिएक्शन का आप ढूंढ सकते हैं। H2O बैलेंस करिए 3 6 15/2, इसमें कौन कौन गैस है, तो ये गैस होगा, ये गैस होगा, और ये, अब इसका डेल्टा N निकालिए, कितना होगा डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng मतलब गैसियस प्रोडक्ट में देखो ये लिक्विड है, गैस है, तो 6, और ये लिक्विड है, गैस क्या होगा 15/2, मतलब क्या आया जी -3/2, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन जो भी होगा नेगेटिव होगा, मतलब इस रिएक्शन के होने के दौरान एंट्रोपी घट रहा होगा, एकदम समझना है। उसी तरह दूसरा पॉइंट, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन का वैल्यू अगर प्लस आ गया, मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा गैस आ गया, तो उस रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब दैट इज एंट्रोपी इंक्रीज ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी रिएक्शन का हम देखें और डेल्टा एन वैल्यू 0 होगा, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जब सोचिए, आपको लग रहा होगा डेल्टा ए 0, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, नहीं, जहां डेल्टा एन 0 जिस रिएक्शन का होगा उस रिएक्शन का डेल्टा एस का वैल्यू 0 भी हो सकता है, और इसका साइन प्लस भी हो सकता है, और इसका साइन माइनस भी हो सकता है। बोलिए सर क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए कि डेल्टा एन 0 का मतलब है कि प्रोडक्ट में भी एक ही मोल गैस है, रिएक्टेंट में भी एक ही मोल गैस है, क्योंकि प्रोडक्ट में दूसरा गैस है, रिएक्टेंट में दूसरा गैस है, और अलग अलग गैस का एंट्रोपी अलग अलग होगा, ठीक है ना। और लिक्विड का एंट्रोपी भी नहीं इंक्लूड है, तो लिक्विड का भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो बोलिएगा कि सर कि क्या अलग अलग मॉलिक्यूल का एंट्रोपी अलग अलग होता है? हाँ, एंट्रोपी जो है मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप अगर बोलिएगा कि NO और NO2 और N2O3 N2O5, ये देखिए सब है
सब तो एक ही है, सब कुछ सेम ही से टेम्परेचर है, लेकिन जिसका एटॉमिसिटी बढ़ेगा तो एटॉमिसिटी बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ता है, इसका एंट्रोपी ज्यादा होगा इससे। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एटॉमिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, बाकी फैक्टर अगर सेम रहा तो ऐसे, यानी किसी रिएक्शन का भी एंट्रोपी निकालना सीख गए हम लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग एंट्रोपी खाली साइन पता कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे कि एंट्रोपी कैसे डिसाइड करता है कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल में ना एंट्रोपी जो है ना, ध्यान सुनिएगा, एंट्रोपी भी क्या है ना, एनर्जी है। एंट्रोपी भी एक एनर्जी, एंथैल्पी के जैसा ही, लेकिन एंथैल्पी वाला एनर्जी अलग है, एंट्रोपी वाला एनर्जी अलग है। कैसा एनर्जी है तो ध्यान रखना, किसी का अनअवेलेबल एनर्जी है। अनअवेलेबल एनर्जी का मतलब जो एनर्जी उसके पास था लेकिन अब उसके पास नहीं है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके पास एंट्रोपी मतलब एनर्जी, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रहा है, और एंट्रोपी बढ़ा है मतलब अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रहा है। तो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब अवेलेबल घट रहा है। जैसे आपको बोलेंगे कि आपके पास अब 100 रुपये नहीं रहा, मतलब 100 रुपये पहले था अब नहीं रहा, अब 1 लाख नहीं रहा, मतलब था पहले नहीं रहा, मतलब जैसे जैसे नहीं रहा मतलब आपके पास एनर्जी घट रहा है। तो ज्यादा एंट्रोपी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप एनर्जी के हिसाब से, मतलब आप एनर्जी के हिसाब से सोचेंगे मोर एंट्रोपी दैट इज लेस एनर्जी। लेस का मतलब लेस अवेलेबल एनर्जी, लेस क्या, कौन सा, अवेलेबल एनर्जी, लेस। जैसे मोर एंट्रोपी मतलब अवेलेबल एनर्जी, मोर एंट्रोपी मतलब अवेलेबल एनर्जी कम, और कम अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या होगा, मोर स्टेबल। इसको सीधे सीधे कंक्लूड कर सकते हैं कि एंट्रोपी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल है एनर्जी वाइज। मोर एंट्रोपी मतलब दैट इज, आप बोल सकते हैं कि मोर एंट्रोपी मोर स्टेबल। ज्यादा एंट्रोपी तो लेस एंट्रोपी लेस स्टेबल, जरा समझिएगा। तो अब इस कैसे डिसाइड होगा भाई, एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिसाइड कर रहा होगा भाई, देखिए। अब देखिए कैसे होगा कि जैसे मान लेते हैं x कोई लिक्विड है और x वेपर में चेंज हो रहा है, इस रिएक्शन का हम लोग को डेल्टा एस निकालना है। तो क्या है जी, इसका एंट्रोपी को 2 बोले, इसका एंट्रोपी को 1 बोले, किसका ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है वेपर का ज्यादा होगा लिक्विड से, मतलब ये ज्यादा है। तो चेंज निकालेंगे रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब H2 माइनस S1, तो चेंज 100% पॉजिटिव होगा, मतलब इस रिएक्शन का एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा होगा ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, अब एंट्रोपी बढ़ रहा है, देखिए इसका एंट्रोपी बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब, एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब मोर एंट्रोपी मतलब मोर स्टेबल, और कम एंट्रोपी मतलब लेस स्टेबल। तो बताइए रिएक्शन किधर शिफ्ट होना चाहेगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ। यानी आप कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा, मतलब उस रिएक्शन में लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब एंट्रोपी वहां पे रिएक्शन को फेवर्ड करेगा, जैसे एंथैल्पी में बताए थे। उसी तरह से आइस, अगर मान लेते हैं जैसे हम एग्जांपल दिए थे ना आपको, आइस लिक्विड में टेम्परेचर 0 डिग्री पे ऐसा रखा हुआ है। अब बताइए दोनों में किसका एंट्रोपी ज्यादा है, तो आपको स्वाभाविक है सॉलिड का एंट्रोपी कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है। तो चेंज वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा जी, ज्यादा है कम है, तो चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या होगा बताइए, इस रिएक्शन में क्या होगा, दैट इज एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा होगा ड्यूरिंग मेल्टिंग, रिएक्शन का नाम है मेल्टिंग। इसका मतलब इस रिएक्शन को एंट्रोपी क्या कर रहा है, फेवर के अनफेवर कर रहा होगा। तो भाई मोर एंट्रोपी, एंट्रोपी ज्यादा है यहाँ पे,
इसका मतलब ये एंट्रोपी के हिसाब से ये मोर स्टेबल, एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। तो बताइए कि एंट्रोपी फेवर्ड करेगा कि नहीं करेगा फेवर्ड। कंक्लूजन आ रहा है, ध्यान रखिए। दूसरा एक एग्जांपल दे रहा है, देखिए कि कोई रिएक्शन मान लेते हैं ए से बी, और इस रिएक्शन का किसी तरह से हम लोग को पता चल गया कि डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एंट्रोपी घट रहा है, मतलब ये रिएक्शन को क्या करेगा, अनफेवर्ड। अभी स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको पता होना चाहिए दोनों फैक्टर डिसाइड होता है। अभी हम केवल साइन समझ में आया कि किसी का पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, और ये समझ में आया कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो फेवर्ड करेगा, खाली इतना बोल रहे हैं आपको। सपोर्ट कर रहा है, चाह रहा है कि एंट्रोपी इधर से इधर शिफ्ट। एंथैल्पी क्या चाह रहा है, दोनों मिला के रिजल्टेंट क्या है, उसके हिसाब से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होगा। अभी केवल साइन समझ रहे हैं। यानी कंक्लूजन पॉइंट क्या निकला, कंक्लूजन पॉइंट निकला कि कोई रिएक्शन अगर ए से बी है, कंक्लूजन मेन समरी देखिए, ए से बी डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो इसको फेवर्ड कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, ए से बी में चेंज कर रहा होगा। और इसी रिएक्शन का किसी तरह से अगर हम एंट्रोपी निकाल ले और ई वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, मतलब ई भी रिएक्शन को फेवर्ड करेगा। और ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों फेवर्ड कर रहा है तो वह रिएक्शन 100% ए से बी में शिफ्ट होगा एट एनी कंडीशन, दैट इज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। कब, एट एनी कंडीशन, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट एनी कंडीशन पे। कोई इसको दुनिया का कोई टेम्परेचर पे करा दीजिए स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहा है। अब कोई रिएक्शन एक्स से वाई है, अब यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहले बताया है, पीछे वाला देखिएगा, ठीक है। तो अनफेवर्ड मतलब रिएक्शन कभी नहीं चाह रहा इधर शिफ्ट हो, एंथैल्पी सपोर्ट नहीं कर रहा, एंथैल्पी बोल रहा है इधर सपोर्ट नहीं हो, इधर चाहने बोल रहे हैं, आप इधर चलिए, आप हम लोग लेकिन इसको इधर कन्वर्ट करा रहे हैं। अगर एंट्रोपी भी किसी तरह से हम लोग तो जान ही चुके हैं कि किसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आइडिया तो है, वैल्यू भले नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग। अगर ये भी नेगेटिव होगा मतलब ये रिएक्शन भी, एंट्रोपी भी रिएक्शन को फेवर्ड नहीं कर रहा, दोनों फेवर्ड नहीं कर रहा, मतलब दोनों चलिए इधर। अब जब दोनों इधर चलिए इसका मतलब है क्या होगा, दैट इज दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। कब जी, नॉन स्पॉन्टेनियस कब, एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब जहां एक फैक्टर सपोर्ट करेगा दूसरा फैक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसमें दोनों में कोई बड़ा या छोटा फैक्टर नहीं है। तो जहां एक तो सपोर्ट करेगा एक तो सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहां टेम्परेचर डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। और उस टेम्परेचर डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब आप समझिए कि एंथैल्पी और एंट्रोपी दो फैक्टर जैसा काम कर रहा है, दोनों इधर चल रहा है, तो कोई तो ताकत नहीं इसको एक से बी में चेंज कर, अपने आप नहीं चेंज होगा, कि मतलब दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा है तो रिएक्शन होगा ही नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, कराइएगा तो होगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। अब दोनों करा के नहीं शिफ्ट हो तो कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता, अपने आप कहीं भी रख दीजिए। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे आगे हम अभी, तो उसमें आपको समझाएंगे एग्जांपल में, दोनों अगर अपोजिंग को एक सपोर्ट कर रहा है एक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो आगे हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, ये अभी आपको हम स्पॉन्टेनिटी को समझा रहे थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंट्रोपी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, अब एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग हेडिंग लिखेंगे आगे का। तब तक इसको कॉपी करिए जल्दी से। तो उसमें एंट्रोपी का कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग कहेंगे, इसमें बहुत सारा स्टेप है। जैसे बोले थे वॉल्यूम बदलेगा तो कैसे एंट्रोपी निकालेंगे, टेम्परेचर बदलेगा तो कैसे निकालेंगे, फेज लिक्विड आइस से लिक्विड में चेंज हो रहा तो कैसे निकालेंगे, ये सब बताए थे। उसी में हम पहला टॉपिक बता रहे हैं कैलकुलेशन में, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज बदल रहा हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, फेज हुआ तो उस दौरान एंट्रोपी चेंज क्या होगा। और फेज में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज का एंट्रोपी अलग से निकालेंगे। उसमें सबसे पहला है आपका एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो आपको हम पहले बताए थे कि एंट्रोपी क्या है भाई, एक्सटेंसिव, तो अमाउंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन डिफाइंड है 1 मोल के लिए। कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए। और जैसा कि नाम यहां लिखा हुआ है वेपराइजेशन, मतलब कि किसी भी लिक्विड, हम एग्जांपल वाटर का ले रहे हैं, किसी भी लिक्विड को का 1 मोल
लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, 1 मोल लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, वेपर में। तो इस दौरान बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए, और जनरली वह टेम्परेचर कौन होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। मतलब क्या है, 1 मोल लिक्विड को कंप्लीटली वेपर में बदलने के लिए बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना एंट्रोपी चेंज होगा, कैसे निकालेंगे एंट्रोपी कितना चेंज होगा, तो भाई देखो वाटर वेपर का 1 मोल है, इसका एंट्रोपी को हम H2O वेपर लिख दिए और इसका एंट्रोपी को H2O लिक्विड लिख दिए। अगर क्वेश्चन में डेटा दे देगा कि इसका एंट्रोपी कितना होता है 1 मोल का, तो इस रिएक्शन के दौरान चेंज क्या होगा जी, तो H2O वेपर माइनस H2O लिक्विड डेटा दे देगा, तो इसी चेंज को क्या कहेंगे हम लोग, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ये कितना मोल का होना चाहिए, 1 मोल का। भी कितना मोल का होना चाहिए, 1 मोल का। और कब होना चाहिए चेंज, कांस्टेंट टेम्परेचर। वह टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, अगर इसे दे देगा तो माइनस करके वही वैल्यू एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या है। डिफिनेशन लिखिए इसका, तब इसको कॉपी करिएगा। एंट्रोपी चेंज अकर ड्यूरिंग complete conversion of 1 mole of liquid to its vapor state at constant temperature, generally at boiling point, known as entropy of vaporization of liquid। ठीक, entropy of vaporization of liquid ये हो गया। ये अगर दिया रहेगा तो माइनस करके निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे दिया नहीं रहता है। तो एक ना इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एक हम लोग एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एंट्रोपी डिफाइंड एज, एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी चेंज डिफाइंड एज। ठीक, तो ds इक्वल टू dq बाई टी, मतलब ds क्या होगा, लिखते रहिएगा। ds क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। कब जी, dq क्या है, व्हेन dq अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ये हीट देने से एंट्रोपी में क्या चेंज हुआ, प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एट टी टेम्परेचर। मतलब किसी सिस्टम में हीट थोड़ा से दिए, हीट देने से रैंडमनेस बढ़ा, कितना चेंज हुआ, जितना चेंज होगा उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। यही डिफाइंड है, इसको याद रखिएगा। इसी की मदद से बाकी सबका मैथमेटिकल एंट्रोपी कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। हम लोग वेपराइजेशन का कैलकुलेट करके दिखाएं। जैसे आप H2O लिक्विड होगा और इसको वेपर में चेंज करना है। कब चेंज करना है जी, तो टेम्परेचर 100 डिग्री मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब स्लो प्रोसेस, थोड़ा सा हीट दिए, dq अमाउंट ऑफ द हीट दिए, इसमें से 1 मोल में थोड़ा सा वाटर वेपर में बदलाव होगा, तो उस दौरान थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज हुआ होता है। फाइनली आपको कितना मोल को कन्वर्ट करना है वेपराइजेशन के लिए, 1 मोल। तो थोड़ा हीट देते 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 फाइनली कितना में कन्वर्ट देना, q अमाउंट ऑफ द टोटल हीट देना पड़ा होगा, तब पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में चेंज हुआ होगा कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही Q1 ऑफ द हीट को आगे हम आपको डिफाइन किए थे। इसी Q1 ऑफ द हीट को ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कहते थे। याद करो, 1 मोल लिक्विड को कंप्लीटली वेपर में बदलने में जितना टोटल हीट देना पड़े कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी हीट को हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते थे। अब इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक, लास्ट में जो रिजल्ट आया उसको याद रखना है। तो एंट्रोपी में हम लोग इंटीग्रेट क्या किए, 0 हीट से लेके फाइनली कितना हीट दिए वेपर बदलने के लिए, 1 मोल का Q। वही Q किसके बराबर है, इतना। कब, टेम्परेचर पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है। कहां से कहां चेंज हुआ, तो लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि H2O मतलब एंट्रोपी H2O लिक्विड से एंट्रोपी H2O वेपर। तो यहां क्या करेंगे भाई, H2O वेपर चेंज कर लीजिए माइनस H2O लिक्विड। इसी चेंज का नाम क्या है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हीट। और वही टोटल हीट किसके बराबर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बराबर। यहाँ टेम्परेचर कौन सा, जनरली बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो फाइनली डेराइव नहीं करना है आपको, याद रखना है। देखिए इसमें क्या होगा, कभी क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे देगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर रहा तो नहीं भी दे देगा, 373 लिखना होगा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन निकलेगा। कभी देखिए क्वेश्चन में ऐसा होगा, ई दे देगा और ई दे देगा, तो दोनों को माइनस करके ही निकाल लेंगे वेपराइजेशन। आपसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी दे देगा, बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, बॉइलिंग पॉइंट दे देगा तो ये पूछेगा, मतलब इसी 3 डाटा में से कोई दिया रहेगा और पूछेगा। मतलब अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि फेज बदलने के कारण एंट्रोपी क्या चेंज होगा। तो अभी हम लोग फेज में वेपराइजेशन का बात किए। अगला देखिए, अब फेज में हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज भी फेज हो रहा है, तो उसका एंट्रोपी कैसे निकालेंगे उसके बारे में इसको लिखिए, उसको लिखते हैं अभी हम लोग। अगला एंट्रोपी टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, इसलिए एम लिखा हुआ है नोटेशन। क्या डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन लिखिए। एंट्रोपी चेंज अकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड is completely converted to liquid state, generally at freezing point. Then entropy change is known as entropy of fusion of solid. फ्यूजन मतलब फ्रीजिंग नहीं समझना, मेल्टिंग है, known as entropy of fusion of solid. डेफिनेशन लिख लिए। 1 मोल के लिए डिफाइंड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए डिफाइंड है। अब कैसे इसको समझाते हैं, जैसे आइस लेते हैं, आइस केवल आइस के लिए नहीं है, एग्जांपल में हम आपको आइस ले रहे हैं। इसका भाई जनरली जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के लिए 0 डिग्री, को दूसरा रहेगा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, केल्विन में लिखना है। इसका 1 मोल लेंगे और इसका भी 1 मोल लेंगे, तो इसका भी कुछ एंट्रोपी होगा वाटर लिक्विड का, इसका भी एंट्रोपी होगा आइस का। जो चेंज होगा उसी का नाम एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होगा। चेंज क्या होगा जी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो H2O लिक्विड माइनस आइस, तो जो चेंज होगा उसी को एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहेंगे, जिसका नोटेशन डेल्टा SM है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली के लिए फॉर्मूला है ही हमारा बाई टी। अब बताइए इसको यहां से यहां कन्वर्ट करना होगा, थोड़ा थोड़ा हिट दिए होंगे, DQ से थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, फाइनली कितना मोल को मेल्ट करना है 1 मोल में, तो टोटल हीट कितना देना पड़ा होगा Q, और इसी हीट का वैल्यू का नाम है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। याद करिए, याद आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेट कहां से करेंगे, तो आइस से लेके वाटर लिक्विड, और यहां से 0 हीट से लेके टोटल हीट, वही हीट है आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल फार्मूला उसी तरह का आएगा भाई, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी होगा केल्विन में रखना है, ठीक है। तो इसमें भी 3 डेटा दिया रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये हम लोग फेज ट्रांजिशन में समझेंगे। अगला वीडियो में आप लोग को हम देखेंगे कि वॉल्यूम बदलने से एंट्रोपी चेंज कैसे होगा, टेम्परेचर से चेंज कैसे होगा। उसके बाद आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिजल्टेंट गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगला वीडियो में हम लोग एंट्रोपी से रिलेटेड 1-2 पॉइंट निकलेगा और क्वेश्चंस देंगे, साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टार्ट करेंगे। पहले इसको कॉपी करिए, ओके।